स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे, जहां हम बातें करेंगे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड केसेस और मिस्ट्रीज के बारे में। और अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल डुअलिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना किसी और देरी के लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो केस इतना खतरनाक और दिल दहला देने वाला था कि इस केस की वजह से दो नेशंस शॉक में थे, और जिसका सस्पेक्ट जापान के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में से एक था, जिसने खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए खुद के चेहरे पर कई प्लास्टिक सर्जरीज प्रैक्टिस की। तो ये केस है तात्सुया इचिहाशी और उसके विक्टिम लिंसी हॉकर के बारे में। आज का हमारा ये केस हमें लेकर जाता है जापान में, पर इसकी शुरुआत होती है इंग्लैंड की सिटी कोवेंट्री में। कोवेंट्री सिटी इंग्लैंड के मिडलैंड्स में सेटल्ड है, और ये सिटी जानी जाती है अपने मेडिवल कैथेड्रल्स और अपने वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रक्शन के लिए। पर पिछले कुछ दशकों में कोवेंट्री यूके की इंजीनियरिंग पावर हाउस की तरह उभरा है, और इसी कोवेंट्री सिटी में रहती थी लिंसी हॉकर। लिंसी का जन्म 30 दिसंबर 1984 को हुआ था, जहाँ उसके पिता का नाम था बिली हॉकर और माँ का नाम था जूलिया हॉकर। लिंसी एक बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी, और लिंसी की 2 बहनें भी थी, लुइस हॉकर और लीजा हॉकर। लिंसी ने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी किंग हेनरी VIII से, और कॉलेज के एंड तक लिंसी ने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में अपना एडमिशन कराया बायोलॉजी में आगे पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी लिंसी एक ब्राइट स्टूडेंट रही, और 2006 में लिंसी ने फर्स्ट क्लास ऑनर्स ग्रेड्स अचीव किए। एक ब्राइट स्टूडेंट होने के साथ लिंसी अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत फेमस थी, क्योंकि लिंसी का नेचर बहुत ही फ्रेंडली, काइंड और नर्चरिंग था, और इसके चलते लिंसी के लाइफ में रोजाना कुछ न कुछ अच्छा होता रहता था। पर लिंसी को अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए पढ़ने से पहले कुछ नई चीजें भी ट्राई करनी थी, और इसी वजह से 2006 के मिड में लिंसी ने एक प्लान बनाया। लिंसी ने सोचा कि अपनी आगे की पढ़ाई करने से पहले वो अपने बिजी स्टडी शेड्यूल से 1 साल का ब्रेक लेगी और नए एक्सपीरियंस के लिए कुछ जॉब करेगी, और जॉब करते करते वो नई जगह एक्सप्लोर करेगी। सो इसी के चलते अक्टूबर 2006 में लिंसी ने खुद को नोवा टीचिंग स्कूल में एनरोल कराया, और वो निकल पड़ी जापान की ओर। लिंसी ने खुद को जापान के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल नोवा टीचिंग स्कूल में एनरोल कराया था, जो दुनिया भर से लिंसी जैसे यंग लोगों को रिक्रूट करते थे जापानीज लैंग्वेज को ओसाका और टोक्यो जैसे शहरों में सिखाने के लिए। नोवा टीचिंग स्कूल में एनरोलमेंट मिलना अपने आप में ही एक बड़ी बात थी, और लिंसी उन चुनिंदा लोगों में से थी जिन्हें यहाँ काम करने का मौका मिला। टोक्यो सिटी में लैंड करने के बाद लिंसी को टोक्यो सिटी के एडुगावा वार्ड के कोइवा डिस्ट्रिक्ट में काम असाइन किया गया। जहाँ जाते ही लिंसी ने खुद के लिए कंफर्ट और एक्साइटमेंट से भरी जिंदगी ढूंढ ली थी। अकीहाबरा से बस 17 मिनट और असाकासा से बस 22 मिनट दूर था कोइवा डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं थी। चाहे वो खाना हो, वेल मेंटेन्ड पार्क्स हो, शॉपिंग हो, टेम्पल्स हो, या कोई कोजी से रेस्टोरेंट में बैठ के ड्रिंक्स एंजॉय करना हो, यहाँ सब कुछ था। लिंसी ने अपने लिए वन ऑफ द बेस्ट सिटी ढूंढ ली थी, और उसे ये सब पसंद भी आ रहा था। लिंसी ने फिर सेंट्रल टोक्यो से थोड़ा दूर जाने का प्लान बनाया, और उस जगह का नाम था चिबा। चिबा में रहने के लिए रूम रेंट सस्ता था, और लिंसी यहाँ शिफ्ट हुई थी अपने ही नोवा स्कूल के 2 फीमेल टीचिंग मेट्स के साथ, और वक्त गुजरने के साथ वो तीनों अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। फिर देखते ही देखते लिंसी को टोक्यो में रहते हुए कुछ महीने हो गए, और लिंसी टोक्यो में अपना ये टाइम एंजॉय कर रही थी। पर फिर भी लिंसी के मन से अपने घर का ख्याल कभी नहीं गया, जहाँ उसकी एक बहुत ही प्यारी फैमिली थी, एक बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप था, और एक बॉयफ्रेंड भी था अपने होम टाउन इंग्लैंड में। इसलिए लिंसी अपने इन सारे रिलेशन से कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहती थी, फेसबुक, स्काइप और फोन कॉल्स की मदद से। मार्च 2007। अब लिंसी को टोक्यो में रहते हुए 6 महीने हो गए थे, और उसका एक डेली रूटीन फिक्स हो गया था। और ऐसे ही एक दिन लिंसी का एक इंसान के साथ एक ऑकवर्ड इनकाउंटर हुआ।
उस दिन लिंसी अपना काम खत्म करके चिबा स्टेशन से निकलने वाली थी, जहां वो रोज की तरह स्टेशन से घर जाने के लिए अपनी बाइक का इस्तेमाल करती। हर रोज की तरह वो पार्किंग में अपनी बाइक अनलॉक कर रही थी और तभी एक इंसान ने लिंसी के शोल्डर पे टैप किया और लिंसी फिर पीछे मुड़ी और उस इंसान ने लिंसी को ग्रीट किया और बताया कि वो लिंसी का ही एक स्टूडेंट था जिसे वो इंग्लिश पढ़ाती थी। पर लिंसी कंफ्यूज थी क्योंकि लिंसी श्योर थी कि ये इंसान उसका स्टूडेंट नहीं था, इसलिए लिंसी कोई रिप्लाई ना देते हुए अपनी बाइक लेके चलने लगी। पर फिर भी ये इंसान लिंसी के साथ साथ चल रहा था, उसका पीछा कर रहा था। फिर लिंसी अपने बाइक पे बैठ के धीरे धीरे पेडल करने लगी और अभी भी ये इंसान लिंसी का पीछा कर रहा था। इसीलिए लिंसी ने अपनी स्पीड बढ़ाई इस इंसान से दूर जाने के लिए। जैसे ही लिंसी ने स्पीड बढ़ाई वैसे ही इस इंसान का लिंसी के साथ चलना अब जॉगिंग में बदल गया था और देखते ही देखते वो लिंसी के बाइक के साथ भागने लग गया था। पर चिबा में कई रोड्स थे जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे थे, इसलिए लिंसी के लिए इस इंसान से पूरी तरह छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा था। इस इंसान ने कई बार लिंसी से बात करने की कोशिश की, उससे पूछते हुए कि वो कहाँ से है और उसने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है। पर लिंसी ने फिर भी इस इंसान से छुटकारा पाने की कोशिश जारी रखी और ऐसा करते करते वो अपने अपार्टमेंट तक पहुँच गई और वहाँ पहुँचते ही लिंसी ने अपनी बाइक रोकी और अभी भी वो इंसान लिंसी के साथ था। इस इंसान ने लिंसी का पीछा उसके घर तक किया और पूरे रास्ते वो लिंसी के साथ बात करने की कोशिश में लगा रहा और इस इंसान का नाम था तात्सुया इचिहाशी। लिंसी के रुकने के बाद तात्सुया लिंसी के साथ कुछ ठीक से बात कर पाया और उसने लिंसी को एक रिक्वेस्ट की। हालांकि लिंसी के साथ तात्सुया का इतना स्ट्रेंज इनकाउंटर हुआ था, पर फिर भी उसकी रिक्वेस्ट इनोसेंट और सिंपल थी। तात्सुया ने लिंसी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसकी इंग्लिश की टीचर बने क्योंकि तात्सुया इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा वीक था। तात्सुया ने कहा कि वो दोनों किसी कैफे में बैठकर इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं, जहाँ तात्सुया लिंसी को घंटे के हिसाब से पे करता। पर लिंसी ने पोलाइटली तात्सुया की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज किया क्योंकि लिंसी का वर्क शेड्यूल ऑलरेडी बिजी था और जो टाइम उसके पास काम के अलावा बचता था वो लिंसी अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करती थी। तात्सुया लिंसी के मना करने से दुखी था, पर इवेंचुअली उसने ये एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद तात्सुया ने लिंसी से एक आखिरी रिक्वेस्ट की। क्योंकि तात्सुया इतनी देर से लिंसी के पीछे पीछे आ रहा था, उसको प्यास लगी थी और तात्सुया ने लिंसी से बस एक पानी के ग्लास की रिक्वेस्ट की। इस स्ट्रेंज इनकाउंटर और इस अनकंफर्टेबल बातचीत की वजह से लिंसी पहले पहले बहुत झिझक में थी, पर इसके बावजूद कि तात्सुया उसके लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर था, इंसानियत के नाते वो इस रिक्वेस्ट के लिए मान गई। और फिर वो दोनों लिंसी के अपार्टमेंट में पहुंचे जहां लिंसी के दोनों रूममेट्स भी मौजूद थे और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लिंसी के लिए तात्सुया को उसके रूममेट से रूबरू कराने के लिए। इसकी वजह से हुआ ये कि लिंसी ने तात्सुया को इनडायरेक्टली ये बताया था कि वो अकेली नहीं रहती और अब उसकी फ्लैटमेट्स ने भी तात्सुया का चेहरा देख लिया था। इनकेस आगे जाकर कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको अब तात्सुया के बारे में पता था। अपार्टमेंट में आने के बाद लिंसी ने तात्सुया को पानी का ग्लास दिया और पानी पीते पीते तात्सुया ने फिर से लिंसी को इंग्लिश पढ़ाने के बारे में पूछा और इस बार उसने पढ़ाने की प्राइस भी बताई। उसने लिंसी को ऑफर किया कि वो उसे 3500 येन या $32 पे करेगा घंटे के हिसाब से और ये क्लासेस स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रहेंगी। हालांकि नोवा स्कूल लिंसी को एक डिसेंट अमाउंट पे कर रहा था, पर लिंसी ने सोचा कि ये बहुत इजी वे था पैसे कमाने का और ज्यादा कुछ मेहनत करे बिना वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी कमा सकती थी और इसकी वजह से लिंसी इस ऑफर को मना नहीं कर पाई और उसने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन बाद एक लोकल कैफे में बैठकर अपनी इंग्लिश टीचिंग क्लासेस की शुरुआत करेंगे। तात्सुया इस बात से बहुत खुश था और उसने लिंसी को ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स बोला, पर जाते जाते तात्सुया को लिंसी को कुछ देना था, इसलिए उसने अपने बैक पॉकेट से एक पेन निकाला और एक पेपर का टुकड़ा लिया और कुछ ड्रॉ करने लगा। कुछ देर बाद तात्सुया ने वो पेपर लिंसी को दिया और उस पेपर में तात्सुया ने लिंसी की एक ड्राइंग बनाई थी और साथ ही साथ उसने उस पेपर पर अपना नाम और फोन नंबर भी लिखा था। तात्सुया इचिहाशी एक 28 साल का लड़का था जो इचिकावा सिटी में रहता था। तात्सुया का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1979 को गिफू प्रीफेक्चर में और कुछ सालों तक गिफू में रहने के बाद वो शिफ्ट हुआ चिबा सिटी में। तात्सुया एक सक्सेसफुल फैमिली में रहता था जहाँ उसके पिता एक लोकल हॉस्पिटल में बतौर मेडिकल डॉक्टर काम करते थे और उसकी माँ भी एक प्रोफेशनल डेंटिस्ट थी। जब तात्सुया छोटा था तब उसका सपना था कि वो भी एक दिन अपने पिता की तरह एक मेडिकल डॉक्टर बनेगा, पर जब हाई स्कूल में वो अपने एग्जाम्स में फेल हुआ और जब उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए रोका गया तो वो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के डिग्री के साथ सेटल हुआ। 2005 में उसने अपना ग्रेजुएशन चिबा यूनिवर्सिटी से पूरा किया, पर एक मीडियम स्कोरिंग डिग्री के साथ पास होने के बावजूद
बावजूद उसने काम ढूंढने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाए, पर उसके बजाय वो अपने घर वालों से मिले हुए 100 येन या $920 के अलाउंस पे जी रहा था। और यहाँ हमें पता लगता है तात्सुया इचिहाशी के आधी जिंदगी के बारे में। तात्सुया का कोई मौजूदा क्राइम रिकॉर्ड नहीं था, पर तात्सुया पे चोरी और चोट पहुंचाने के आरोप थे, जहाँ उसने एक औरत को बीच रास्ते में लूटने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में उसने इस औरत को चोट भी पहुंचाई थी। पर ये मैटर भी कोर्ट के बाहर सेटल हुआ, जहाँ तात्सुया के पिता ने 1 मिलियन येन या $10,000 उस औरत को पे किए थे तात्सुया को क्रिमिनल चार्जेस से बचाने के लिए। तात्सुया कम्प्लीटली एक लोनर था जो अपनी बॉडी को मस्कुलर रखने में विश्वास रखता था, इसलिए वो डेली अपने लोकल जिम को विजिट करता था और वो रोज साइकिल से 25 किलोमीटर कवर करता था। तात्सुया बेसिकली एक लड़का था जो जाना जाता था अपने आसानी से चिढ़ने वाले स्वभाव की वजह से, और वो एक ऐसा लड़का था जिसका लाइफ में कोई प्रॉपर एम नहीं था। बैक टू लिंसीज अपार्टमेंट। पानी पीने और वो नोट लिंसी को देने के बाद तात्सुया ने लिंसी को थैंक्स बोला और वो वहाँ से चला गया, इस डील के साथ कि वो दोनों फिर मिलेंगे किसी कॉफी शॉप में तात्सुया की इंग्लिश क्लासेस के लिए। कुछ दिन बीतने के बाद वो दिन आया था जब तात्सुया और लिंसी मिलने वाले थे, और वो दिन था सैटरडे 24 मार्च 2007। लिंसी ने कुछ दिन पहले ही तात्सुया से कांटेक्ट करके 24 के इंग्लिश क्लासेस को शेड्यूल किया था, जहां वो दोनों एक लोकल कैफे में बैठकर इंग्लिश क्लासेस की शुरुआत करने वाले थे। उसी कैफे के सीसीटीवी ने उन दोनों को एक कॉफी ड्रिंक के लिए लाइन में लगते हुए कैप्चर किया। लिंसी रिलैक्स्ड और शांत थी, पर फिर भी वो तात्सुया के साथ हर बार एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी और अपने आप को पीछे करती जब भी तात्सुया उसके ज्यादा करीब आता। इसके बाद वो दोनों एक टेबल पर बैठे और उन्होंने अपनी इंग्लिश क्लासेस शुरू की, और करीब करीब 1 घंटे तक सब अच्छा जा रहा था। पर फिर इस इंग्लिश सेशन के एंड होते होते तात्सुया ने लिंसी को बताया कि वो अपना वॉलेट घर पे ही भूल गया है। उसने लिंसी से कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बस इस कैफे से आधे घंटे की दूरी पर ही रहता हूँ, हम दोनों मेरे अपार्टमेंट तक जाते हैं, तुम अपनी पेमेंट ले लेना और वहाँ से ही अपने घर चली जाना। लिंसी ने इस बात पर एग्री किया और उसके बाद उन दोनों ने एक टैक्सी हायर की और वो तात्सुया के घर की ओर चल पड़े। लिंसी ने उस दिन अपने साथ अपनी बाइक नहीं लाई थी और उसको इस क्लास के बाद भी कुछ काम थे, इसलिए तात्सुया के घर के पास पहुंचने के बाद उसने टैक्सी ड्राइवर को रिक्वेस्ट की कि वो उसका वेट करे उसके वापस आने तक, जिस पे टैक्सी ड्राइवर ने हामी भरी और तात्सुया और लिंसी तात्सुया के अपार्टमेंट में पहुंचे। कुछ देर बाद लिंसी अभी तक बाहर नहीं आई थी और वो टैक्सी ड्राइवर अभी भी उसका वेट कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर को भी 1 मिनट के लिए ये बात अजीब लगी कि इतनी देर से लिंसी नीचे नहीं आई थी, पर फिर उसने सोचा कि शायद उसका प्लान चेंज हुआ होगा और इसीलिए वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया, पूरी तरह ये सोचते हुए कि बस ये एक नॉर्मल चेंज इन प्लान था। उसी शाम लिंसी अपने काम पे भी नहीं पहुंची थी और इनफैक्ट लिंसी अपने खुद के अपार्टमेंट पे भी नहीं आई थी। उसके फ्लैटमेट्स ने भी ये नोटिस किया था कि वो अपने काम पे नहीं पहुंची थी, इसलिए उनको लिंसी की चिंता होने लगी और रात होते होते लिंसी के फ्लैटमेट्स ने पुलिस में लिंसी की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई। पर सैटरडे, संडे और मंडे भी चला गया, पर लिंसी की अब तक कोई खबर नहीं थी। वहाँ इंग्लैंड में लिंसी की फैमिली और फ्रेंड्स टेंशन में आने लग गए थे, पर जब लिंसी ने मंडे को अपना सेकंड वर्क डे मिस किया तब सारे रिलेटिव्स पैनिक होना शुरू हो गए। स्कूल ने लिंसी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि उसने काम के 2 दिन मिस किए हैं और उसके बाद स्कूल ने डायरेक्टली पुलिस से कांटेक्ट किया लिंसी की मिसिंग कंप्लेंट के लिए, और तब जाके पुलिस ने लिंसी की मिसिंग कंप्लेंट को सीरियसली लेना शुरू किया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन लिंसी के घर से शुरू हुआ, जहाँ उसके फ्लैटमेट्स को सबसे पहले क्वेश्चन किया गया, और अब ऑलरेडी पुलिस को इस केस के लिए एक लीड मिल गई थी, एक सस्पेक्ट मिल गया था। पुलिस को पता चला कि लिंसी के गायब होने से पहले वो किसी लड़के से कॉफी शॉप में मिलने गई थी, और पुलिस को लिंसी के अपार्टमेंट से वो स्केच भी मिला जो तात्सुया ने लिंसी को दिया था, और ये पुलिस का पहला क्लू था। शाम को करीब 5:30 बजे 2 पुलिस ऑफिसर्स को तात्सुया के अपार्टमेंट पे भेजा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर घर के डोर पर 2 बार नॉक करने के बाद भी सामने से कोई आंसर नहीं आया। उस वक्त तात्सुया के नेबर्स अपने घर पे थे और उन्होंने ऑफिसर्स की मदद करते हुए उन्हें तात्सुया के बालकनी से उसके घर में झांकने में मदद की। तात्सुया के घर की कोई भी लाइट ऑन नहीं थी, पर घर में कोई तो था जो चुप कर यहाँ से वहाँ घूम रहा था। और एक अजीब चीज पुलिस ने नोटिस की थी कि तात्सुया के डिटैचेबल बाथरूम को शिफ्ट किया गया था बाथरूम से लेकर उसके बालकनी में। फिर सावधानी बरतते हुए उन ऑफिसर्स ने और बैकअप बुलाया, इस सोच में कि लिंसी को तात्सुया ने शायद एज अ हॉस्टेज यानी बंदी बनाकर रखा हुआ था। और इस कॉल के 1 घंटे के अंदर और 7 ऑफिसर्स अब तात्सुया के घर के बाहर पहुंच गए थे। 3 घंटे बाद अब 9 पुलिस ऑफिसर्स तात्सुया के घर पे
रेड मारने के लिए रेडी हो रहे थे। और उसी वक्त सरप्राइजिंगली तात्सुया ने अपने घर का दरवाजा खोला जहाँ उसके पास एक रक्सैक थी और वो नंगे पैर था। फिर उसी एक स्प्लिट सेकंड में तात्सुया पैनिक हुआ और उसने बड़े ही तेजी से पुलिस को चकमा दिया और उनके सामने से भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया पर पुलिस बस उसका रक्सैक पकड़ पाई और तात्सुया वहां से भागने में कामयाब हुआ। पुलिस की टीम तात्सुया का पीछा करने में भी नाकामयाब रही क्योंकि बिल्डिंग के हॉलवेज इतने छोटे और कंफ्यूजिंग थे कि तात्सुया उनकी मदद से वहां से भाग पाया। और क्योंकि पुलिस के पास तब कोई रेडियो इक्विपमेंट भी नहीं थे इसलिए टोक्यो की उस रात में तात्सुया हवा की तरह गायब हो गया। फिर पुलिस ऑफिसर्स तात्सुया के अपार्टमेंट पे पहुंचे जहां जाते ही उनको एक दर्दनाक मंजर से रूबरू होना पड़ा। उनको वहां मिली लिंसी हॉकर की लाइफलेस और नेकेड बॉडी। पुलिस को लिंसी की बॉडी तात्सुया के ढके हुए डिटैचेबल बाथटब में मिली जिसे तात्सुया ने अपने बालकनी में मूव किया था। वो बाथटब मिट्टी और रेत के मिक्सचर से भरा हुआ था जिसमें तात्सुया ने लिंसी की पूरी बॉडी को दफनाया था, जिसमें से सिर्फ लिंसी का राइट हैंड थोड़ा सा दिख रहा था। तात्सुया ने लिंसी की मुंह को बांधा हुआ था ताकि वो चिल्ला न सके और उसकी बॉडी को भी प्लास्टिक और स्कार्फ की मदद से बांधा हुआ था ताकि वो भाग न सके। लिंसी की अपर बॉडी पर कई चोटों के निशान थे और लिंसी के कुछ आखिरी घंटों में तात्सुया ने लिंसी को बहुत ज्यादा फिजिकली असॉल्ट भी किया था। उस टब में जब तात्सुया ने लिंसी की बॉडी को रेत और मिट्टी के साथ दफनाया तब उसने उस टब में एक डिकम्पोजिंग एजेंट भी ऐड किया था जिससे कि लिंसी की बॉडी जल्दी डिकम्पोज होती। और टब के टॉप सरफेस पे उसने फ्लावर सीड्स डाले हुए थे ऐसा दिखाने के लिए कि ये बस एक नॉर्मल फ्लावर टब है और वो सीड्स लिंसी की बॉडी की मदद से बड़े हो रहे थे। स्ट्रेंजली तात्सुया ने लिंसी के सारे बाल भी शेव किए थे और उसके घर में पुलिस को कई विग्स भी मिले और पुलिस को इस बात से लगा कि शायद तात्सुया एक क्रॉस ड्रेसर है, यानी वो लोग जो अपने ऑपोजिट जेंडर की तरह ड्रेसअप करना पसंद करते हैं। और जल्द ही ये रूमर्स भी फैलना शुरू हो गए कि तात्सुया ने लिंसी को बस इसलिए मारा कि उसको लिंसी के बाल एज ए विग चाहिए थे। अगली सुबह होते होते तात्सुया ऑलरेडी पूरे जापान में एक वांटेड क्रिमिनल बन चुका था। पुलिस ने पूरे जापान में तात्सुया के वांटेड होने के पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए थे और कई न्यूज चैनल्स तात्सुया के केस को टीवी पे दिखा रहे थे। फिर पुलिस की तरफ से भी कई एक्शंस देखे गए जहां तात्सुया के दिखने की किसी भी इंफॉर्मेशन पर पुलिस उस जगह को रेड कर रही थी और किसी को भी तात्सुया के बारे में कुछ भी मालूम हो तो वो उससे वो इंफॉर्मेशन लेके तुरंत एक्शन ले रही थी। पर इन सारे एफर्ट्स के बावजूद तात्सुया का कोई पता नहीं था, जैसे कि वो भूत की तरह गायब हो गया था। इसके बाद भी कुछ चुनिंदा इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली लोगों से कि उन्होंने तात्सुया को देखा था पर हर बार वो एक डेड एंड बन जाता था। पुलिस तात्सुया को पकड़ने के लिए इतनी डेडिकेटेड थी कि उन्होंने तात्सुया के कई वीक्स में पिक्चर फोटोशॉप करके सर्कुलेट करना शुरू कर दिए थे जस्ट इन केस कि वो अपना रूप बदल के कहीं छुपा हो तो लोगों को उसे पहचानने में आसानी हो। पर तात्सुया पुलिस से बचने में कामयाब रहा, इतना कामयाब कि उसका गायब होना अब हफ्तों से, महीनों से, सालों में बदल गया था। इस चीज से लिंसी के पेरेंट्स बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनकी बेटी को खोने के दर्द के साथ साथ उन्हें ये भी मालूम था कि उनकी बेटी का किलर अभी भी फ्रीली जापान के सड़कों में घूम रहा है और साथ ही साथ उन्हें ये भी लगने लगा था कि जापानीज पुलिस अब इस केस को सॉल्व करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। और इन सब चीजों ने लिंसी के पेरेंट्स को इतना गुस्सा दिलाया कि कुछ महीने बाद लिंसी के पेरेंट्स को जापान में आके अकेले ही लिंसी के मर्डर के बारे में अवेयरनेस फैलाने लगे और उसके किलर को ढूंढने की कोशिश करने लगे। लिंसी के पिता बिल ने एक जापानीज माफिया मेंबर दियाजुका के साथ भी मुलाकात की जहाँ बिल ने उन माफिया मेंबर्स को 2 बॉटल विस्की भी पेश की एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट और उनसे मदद भी मांगी लिंसी के किलर को ढूंढने के लिए। और जल्द ही इन सब चीजों की भड़क जापानीज पुलिस को स्पॉटलाइट में लेके आई। पुलिस पे सवाल उठने लगे कि कैसे 9 पुलिस ऑफिसर्स के बीच में से एक आदमी भाग सकता है, कैसे कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस को 1 महीना लगा और क्या पुलिस को मालूम था कि वो जो तात्सुया की इमेज पूरे जापान में सर्कुलेट कर रहे थे वो 7 साल पुरानी थी। पुलिस और हॉकर फैमिली के बीच में अब आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए थे और जल्दी अब जापानीज और ब्रिटिश दोनों मीडियाज इस केस को टीवी पे एग्रेसिवली टेलीकास्ट करने लगे थे। पर तात्सुया अभी भी पुलिस के पहुंच से बाहर था। इनफैक्ट उसने लगभग आधे जापान को क्रॉस कर लिया था, जैसे कि आओमोरी जो जापान के मेन आइलैंड की एक छोटी सी सिटी है, वहाँ से लेकर जापान के सबसे निचले आइलैंड ओकिनावा तक तात्सुया सब जगह बिना नोटिस हुए घूमा। तात्सुया मोस्ट ऑफ द टाइम एक रिमोट आइलैंड पे रहा जहाँ एक कंक्रीट बंकर में उसने पनाह ली पुलिस के रेडार से बचने के लिए। लिंसी के मर्डर के 1 साल बाद 2008 और 2009 तक तात्सुया ने ओसाका सिटी को अपना नया घर बनाया। टोक्यो से कुछ 400 किलोमीटर दूर ओसाका एक बड़ी पोर्ट सिटी और कमर्शियल सेंटर है। तात्सुया इस पीरियड में इंटरनेट कैफेज में रहता था और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करके पैसे कमाता था और इसमें से कुछ पैसे बचा के तात्सुया ये पैसे अपने प्लास्टिक सर्जरी में डालता था ताकि वो अपना हुलिया बदल कर पुलिस से बचा रहे। पर इससे पहले ही तात्सुया ने खुद से अपने आप पर कई म्यूटेशंस कर रखे थे, जैसे कि उसने अपने चेहरे के
मोल्स को काट दिया था सीजर्स की मदद से। उसने अपने लोअर लिप के कुछ पार्ट्स को काट दिया था और यहाँ तक कि उसने अपने नाक को भी एक धागे से सिया था ताकि उसके नाक का शेप चेंज हो सके। 2009 के गर्मी के दिनों तक पुलिस तात्सुया को पकड़ने के लिए बहुत डेस्परेट थी, इसलिए नेशनल पुलिस एजेंसी ने तात्सुया के ऊपर का 1 मिलियन का अरेस्ट अवार्ड बढ़ाकर 10 मिलियन येन कर दिया था। उन्होंने एक अलर्टिंग मैसेज भी जारी किया कि शायद से तात्सुया ने पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है, सो अगर कोई तात्सुया से सिमिलर दिखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। और इस अलर्ट ने शायद अपना काम कर दिया था, क्योंकि अक्टूबर 2009 को नागोया के एक प्लास्टिक सर्जन ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि हाल ही में उसने शायद तात्सुया पे सर्जरी परफॉर्म की है। तात्सुया ने बड़ी ही बेवकूफी वाला काम किया था। उसने डॉक्टर्स को अपने बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स निकालने में हामी भरी थी और वही सेम पिक्चर्स उस प्लास्टिक सर्जन ने पुलिस के साथ शेयर किया और पुलिस ने न्यूज मीडिया के साथ। ये खबर सुनने के बाद तात्सुया हड़बड़ा गया था और उसको पता चल चुका था कि उसकी पहचान अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इनफैक्ट इस खबर ने इतनी इफेक्टिवली काम किया था कि ओसाका के उस कंस्ट्रक्शन साइट पे तात्सुया के एक फ्रेंड ने तात्सुया को पहचान लिया था। तात्सुया को पता था कि उसे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, इसलिए हर बार की तरह उसने प्लान बनाया कि वो ओसाका सिटी छोड़ के ओकिनावा आइलैंड के किसी कंक्रीट बंकर में छुपेगा जब तक ये खबर फिर से ठंडी नहीं पड़ती, और उसने ऐसा ही किया। 10 नवंबर 2009 को तात्सुया ओसाका सिटी के फेरी पोर्ट पर पहुंचा, जहां से बस 3 दिन अपनी पहचान छुपा के फेरी बोट की मदद से वो ओकिनावा आइलैंड पे पहुंचता, जहां से वो पुलिस की पकड़ से दूर होता और एक सुरक्षित जगह पे होता। पर शायद इस बार बोट तक पहुंचने से पहले ही फाइनली तात्सुया का लक अब खत्म हो चुका था। फेरी पोर्ट पर काम करने वाले एक वर्कर ने तात्सुया को पहचान लिया था और उसने पोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया कि शायद तात्सुया इचियाशी फेरी पोर्ट पर मौजूद है, और वो सही थे, क्योंकि कुछ ही देर बाद तात्सुया और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आमने सामने आ गए थे और ऑफिसर्स ने तात्सुया से अपना नाम पूछा। और इस पॉइंट पर तात्सुया को भी यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बच सकता, इसलिए उसने खुद कबूल किया कि हाँ, मैं ही हूँ तात्सुया इचियाशी। और फाइनली ये भागने पकड़ने का खेल खत्म हुआ। तात्सुया को फिर तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, जहां उस पे इनिशियली एक बॉडी को लावारिस छोड़ने के चार्जेस लगाए गए और थोड़ी पूछताछ करने के बाद रेप और मर्डर्स के 2 और चार्जेस लगाए गए। और तात्सुया को अरेस्ट करने के 8 महीने बाद फाइनली उसको जूरी के सामने पेश किया गया। 4 जुलाई 2011 को तात्सुया का ट्रायल शुरू हुआ और इस केस का आउटकम स्टार्टिंग से ही तय था, पर जापान के कोर्ट सिस्टम पर कई सवाल उठाए गए तात्सुया के पनिशमेंट को लेकर। जापानीज कोर्ट कई मर्डरर्स को डेथ पेनल्टी देती तो थी, पर कई केसेस में वो मर्डरर्स को मिलती नहीं थी। पर तात्सुया पब्लिक में एक जाना माना क्रिमिनल था और मोस्ट ऑफ द पब्लिक को तात्सुया के लिए डेथ पेनल्टी एक सही सजा भी लग रही थी। ट्रायल के दौरान तात्सुया ने ये कबूल किया कि उसने लिंसी का रेप किया और गला घोटकर उसका मर्डर भी किया, इस डर से कि उसके पड़ोसी लिंसी की चीखें सुन के पुलिस को न बुला ले। 21 जुलाई 2011 को जापानीज कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया और तात्सुया को लिंसी के रेप और मर्डर के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी। पर इसके खिलाफ हॉकर फैमिली ने कोर्ट से दरखास्त की कि तात्सुया को डेथ पेनल्टी दी जाए, पर कोर्ट का मानना था कि डेथ पेनल्टी एक सही सजा नहीं थी तात्सुया के केस में, क्योंकि उस पे लिंसी के मर्डर से पहले कोई संगीन जुर्म के आरोप नहीं थे और 32 साल के तात्सुया को एक चांस मिलना चाहिए खुद को रिहेबिलिटेट करने का। इस फैसले से हॉकर फैमिली बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि इस ट्रायल के दौरान उनको अपनी बेटी के उस दर्दनाक हादसे को फिर से जीना पड़ा था और इस ट्रायल के दौरान उनको अपनी बेटी के कुछ आखिरी वक्त की नई तस्वीरें भी देखनी पड़ी, जो कोई भी माँ बाप कभी भी नहीं देखना चाहेंगे। और तात्सुया के आजीवन कारावास की सजा को मोस्ट ऑफ द पब्लिक और खुद तात्सुया ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि यही उसके साथ आखिर में होना था। ट्रायल शुरू होने से पहले तात्सुया ने एक बुक एज ऑथर पब्लिश की जिसका नाम था अंटिल आई वाज अरेस्टेड, जिसमें उसने कन्फेशन दिया था लिंसी के मर्डर के बारे में। और मोस्टली उस बुक में तात्सुया ने अपने 2.5 साल की पुलिस से बचने की सच्चाई लिखी थी कि आखिर कैसे वो 2.5 साल पुलिस से भागने में कामयाब रहा और वो सारी बातें जिससे पुलिस के रेडार से वो बचा रहा। इस बुक की वर्ल्ड वाइड 1 लाख कॉपीज बिकी और इस बुक की सारी रॉयल्टीज और प्रॉफिट्स तात्सुया ने लिंसी की फैमिली को ऑफर किया, पर हॉकर फैमिली ने तात्सुया की अजीब अच्छे कर्म करने की कोशिश को ठुकरा दिया, ये कहकर कि अब कुछ भी कर लो पर हमारी बेटी अब कभी वापस नहीं आने वाली। We've waited 4.5 years to get justice for Lindsay, and we have achieved that today, and we're very pleased. Thank you. लिंसी एक हैप्पी और चेयरफुल सोल थी जो जापान में अपनी हैप्पी लाइफ जी रही थी दूसरों को एक वैल्यूएबल स्किल सिखा के, पर एट दी एंड उसकी काइंडनेस ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी।
इस केस के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ऐसे ही और केसेस की सच्चाइयाँ देखने के लिए, क्योंकि आपका सपोर्ट एक बूस्टर है मेरे लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। जाते जाते वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे और एक ऐसी ब्रेन चिलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।